हमने कल पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना, एंड रीनल ट्यूब्यूल इज द स्मॉल ट्यूब का जो नेटवर्क है, जो पूरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के जो दो पार्ट्स हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, उसमें क्या करना है, क्या प्रिपरेशन है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो रीनल वेन होती है, क्या चीज़, जो हमारी रीनल वेन होती है और एक हमारी होती है रीनल आर्टरी, है ना, ये दो चीज़ें होती हैं। तो रीनल वेन जो होती है वो तो वेन है प्रॉपर, और आर्टरी आर्टरी है ये हमारी। तो आर्टरी से हमें स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, आर्टरी से। आर्टरी जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल। क्या बोलते हैं, आर्टीरियोल। ये आर्टीरियोल जो प्रोसेस, ये जो आर्टीरियोल वाला जो पार्ट है ना, तो इस आर्टीरियोल को अब हम देखेंगे, ठीक है, कैसे। तो रीनल आर्टरी डिवाइड कर जाती है आर्टीरियोल में, ठीक है, और ये जो सबसे पहले जब डिवाइड होती है तो ये बनाती है एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बनाती है, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टीरियोल कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टीरियोल विल डिवाइड इनटू अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा। दिस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा सिंपली, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे इसको, इफरेंट आर्टीरियोल बोलेंगे। बस सिंपल सा इतना सा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके ये तो ग्लोमेरुलस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो और क्या पार्ट बचता है दूसरा, हमने अभी देखा था, दूसरा था हमारा बोमेन्स कैप्सूल और वगैरह वगैरह, जो आपने 10th क्लास में पढ़े, बिल्कुल वही आएगा। तो उसको हम बोल देते हैं रीनल ट्यूब्यूल, पूरा एक साथ मिला करके उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो उसको बोला रीनल ट्यूब्यूल बना लेते हैं हम, ट्यूबुलर पार्ट्स, मतलब कि ये इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, कप लाइक स्ट्रक्चर। तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से इसमें ओपनिंग आएगी। इस ओपनिंग के बाद इसमें आते हैं कॉन्वोल्यूशंस। क्या जाते हैं, कॉन्वोल्यूशंस। अब कॉन्वोल्यूशंस क्या आते हैं, कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है दैट द पार्ट इज बेंडेड, उसमें कॉन्वोल्यूशंस हैं, वो बेंड हो चुका है इस तरीके से, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता है, ये हेयर पिन के जैसे, जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं आपको वही यूज करने हैं। हेयर पिन के जैसे ये डिप कर जाता है। कहाँ डिप कर जाएगा, डिप ये नीचे पार्ट्स में डिप कर जाता है इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये डिप कर गया, ठीक है, हमारा ये जो पार्ट है ये डिप कर गया, हेयर पिन के जैसा इसने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब ये वापस ऊपर से उठता है ना, ये वापस ऊपर से उठेगा, तो अब ये दोबारा से कॉन्वोल्यूशंस बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉन्वोल्यूशंस, इस तरीके से, ठीक है। अब ये कॉन्वोल्यूशंस बनाने के बाद क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा एक पर्टिकुलर डक्ट में, एक पर्टिकुलर डक्ट या फिर बड़े से ट्यूब्यूल में। इसमें डक्ट या फिर बड़े से ट्यूब्यूल में, ये जो बड़ा सा ट्यूब्यूल है, ये जो डक्ट है, इसका स्पेशल एक नाम होता है जिसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट्स अब हैं क्या, ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम दोबारा से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज दी, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। क्या होता है ये, ग्लोमेरुलस, जो हमने पढ़ा था ना कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वही है ये। दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन वॉज अ साइंटिस्ट, बोमेन्स कैप्सूल, एपोस्ट्रोफी एस से भी आपको पता लग रहा होगा, दैट इज द साइन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि रीनल आर्टरी विल डिवाइड इनटू द एफरेंट आर्टीरियोल। ये एक एफरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाती है, जो कि फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एक कैपिलरीज के गुच्छे में, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। द ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। फिर वो आगे जाके क्या बनाती है,
एफरेंट आर्टीरियोल, क्या बना देती है, एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो यानी कि जो अराइव करती है दैट इज द एफरेंट, और जो एग्जिट लेती है दैट इज द इफरेंट। अब इसको याद करने के भी ट्रिक्स बताएंगे अभी। ओके, अब जो ये येलो कलर वाला पार्ट है दैट इज द रीनल टिब्यूल। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं नेफ्रॉन। ओके, नाउ ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया कि बोमेंस कैप्सूल है। दिस फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन, जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन आता है, ठीक है, और उसके बाद देखिए दूसरा कॉन्वोल्यूशन और आ रहा है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। अब इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेंस कैप्सूल, क्या कहा मैंने, ग्लोमेरुलस एंड द बोमेंस कैप्सूल, यानी कि ये दोनों टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, Malphigian body और renal corpuscle। क्या बोल देते हैं इसको, रीनल कॉर्पसल या फिर Malphigian बॉडी। ठीक है बेटा, ओके। अब ये जो पार्ट आता है सबसे पहला वाला, तो रीनल कॉर्पसल से सबसे पास में जो पार्ट होता है, सबसे क्लोज, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल convoluted ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम बोल सकते हैं PCT शॉर्ट में, है ना, PCT। फिर जो अब ये हेयर पिन के जैसा जो स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। तो लूप ऑफ हेनले। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि बाद में जो कॉन्वोल्यूशंस हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसमें ओपन होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड collecting duct। okay, so this is the division or this is the particular diagram of nephron। okay, अब इस नेफ्रॉन को आगे हम फर्दर और स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इफरेंट आर्टीरियोल है हमारी, क्या कहा मैंने, इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो आगे जाके और ज़्यादा डिवाइड करके, इसको हम थोड़ा सा बस ऐसे ही देख रहे हैं रैंडमली, इट विल कम डाउन टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से इसके आसपास आती है, फिर ये यहाँ इस वाले पार्ट में जाती है, लूप ऑफ हेनले के इस पार्ट में, फिर लूप ऑफ हेनले के इस पार्ट में, एंड देन इट विल फाइनली गो एंड ओपन आउट एज द रीनल वेन। ठीक है, तो फिर ये फाइनली बन जाती है हमारी रीनल वेन। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, है ना, तो इस प्रोसेस को, ये जो अभी हमने जो ड्रॉ करा है, इस प्रोसेस को हमें ड्रॉ नहीं करना, बस याद रखना है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, ओके। तो अब हमें और क्या पढ़ना है इस पर्टिकुलर पार्ट में, हमें बस दो पार्ट और पढ़ने की। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक वो पार्ट है जो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स दिस वन, एक वो पार्ट है जो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दिस वन, है ना। दो पार्ट हो गए लूप ऑफ हेनले के। तो लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट जो नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द descending limb, descending limb, LIMB, descending limb। और जो ऊपर जा रहा है that is called the ascending limb, that is called ascending limb। ठीक है, तो loop of Henle has two parts, a descending limb and an ascending limb। तो एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग, और फिर आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसका कलेक्टिंग डक्ट। तो इनका फंक्शन क्या है उसको पढ़ते हैं। फंक्शन पढ़ने से पहले अब हम इसके नाम को भी पढ़ लेते हैं कि नाम क्या क्या है, मतलब याद कैसे रखेंगे। तो देखो, जो अराइव करेगी, द वन आर्टेरियोल जो अराइव करती है, दैट इज द एफरेंट। सो ए फॉर अराइवल, ए फॉर एफरेंट। तो द वन विच विल अराइव, दैट विल बी द एफरेंट। The one which will take exit,
वो क्या हो गई हमारी इफरेंट। तो ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल जो है उसके सबसे पास वाला जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है दैट इज द प्रॉक्सिमल। तो पास वाला, पी से पास वाला और पी से प्रॉक्सिमल, ठीक है, पीसीडी। डी से डिस्टल, डी से दूर वाला, तो दूर वाला जो पार्ट है दैट इज द डिस्टल पार्ट। तो दूर वाला डिस्टल, पास वाला प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो मुड़ा हुआ पार्ट है। देन द लूप ऑफ हेनले, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंड कर रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर आ रहा है दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पर ये जो पार्ट है बेटा, दिस वन, ये दूसरे नेफ्रॉन की ओपनिंग है। ये वाली किसी और नेफ्रॉन की ओपनिंग है। सारे के सारे कहाँ खुल रहे हैं, दे आर ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कहाँ खुल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा, इफरेंट आर्टीरियोल जब आगे जो अभी हमने बनाया था कि ये पूरे पीसीडी और जो लूप ऑफ हेनले के आसपास आके जाती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं हम इसको, वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा किसका नाम है, ब्लड वेसल का नाम है। किसका नाम है, ब्लड वेसल का, ठीक है बेटा। वासा रेक्टा इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे इसके नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमें फिलहाल यही पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है ना, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है इसके ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल वाले पार्ट पे, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूरिन फॉर्मेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या, यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले आता है कि ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक। दूसरा पार्ट आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। क्या आता है, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा पार्ट आता है सिक्रीशन, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव द यूरिन। उसके बाद हमारा जो तैयार हो जाता है इन 3 प्रोसेस के बाद, उसके बाद क्या तैयार होता है, यूरिन तैयार होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में अब सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जो फर्स्ट स्टेप है, ऑब्वियसली कहाँ होगा, ग्लोमेरुलस में होगा, है ना, ये वाला ग्लोमेरुलस के थ्रू होगा। तो ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या होगा, एक्चुअली अब देखते हैं, समझते हैं हमने करा क्या है। तो एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर था वो ज़्यादा था, और जब टफ कैपिलरीज हमने बना ली तो हमने कहा कि उसका डायमीटर कम हो गया। तो एज पर द बर्नौलीज थ्योरम हमें पता है कि अगर हमने एरिया इंक्रीज करा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया डिक्रीज कर दिया द प्रेशर विल इंक्रीज। तो हम एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन होगा वो बहुत तेजी के साथ होगा, बहुत अच्छे खासे प्रेशर के साथ होगा, है ना। तो हमें बेसिकली ज़्यादा प्रेशर चाहिए ताकि ज़्यादा फिल्टर ताकि सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, उसका ल्यूमेन जो है वो कम करा देते हैं, ठीक है, ओके। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके लिए कुछ डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या डेटा दे रखा है, एक्चुअली में द डेटा इज 1100 to 1200 ml, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है। जो ml ब्लड है हमारा, इतने ml ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है किडनी से 1 मिनट में। 1 मिनट में किडनी जो है लगभग 1 लीटर के आसपास ब्लड को फिल्टर कर देती है,
ठीक है, ओके। जो कि यहाँ पे एक वैल्यू और दे रखी है, जो कि क्या है, 1/5 है उस वॉल्यूम के जो हमारा कार्डिक आउटपुट है। तो इट इज बेसिकली 1/5 ऑफ द व्हाट, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, ये हमारा एक डेटा है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, है ना, तो उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, सिंपल। तो कार्डिक आउटपुट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कार्डिक आउटपुट का 1/5 वॉल्यूम ये फिल्टर कर देता है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, जो फिल्ट्रेशन बेसिकली जो होता है, इट हैपन्स बाय द 3 लेयर्स। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स। तो वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट लेयर विल बी ऑब्वियसली ऑफ द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है उसकी एंडोथेलियम लेयर होगी, है ना। तो वी कैन राइट एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है, ओके। फिर एक जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल का क्या होगा, एपिथेलियम, है ना। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, सो लेट्स राइट दैट। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। नाउ इनके बीच में जो होती है बेटा, नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज गोइंग टू, इन दोनों को मेम्ब्रेन को जो है वो चिपका के रखेगी, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, तो इन 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ओके। अब जो ये फिल्ट्रेशन होता है, जो एंडोथेलियम, तो हमें पता लग गया कि ग्लोमेरुलस की उसके थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमेन कैप्सूल के, जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बातें दे रखी हैं। उसके बारे में क्या बात दे रखी है, उसके बारे में हमें एनसीईआरटी बताती है कि एक्चुअली में दे आर अरेंज्ड इन अ इंट्रिकेट मैनर। कैसे अरेंज्ड है, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है। अब ये इंट्रिकेट मैनर क्या होता है, तो इंट्रिकेट मैनर जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड होता है। तो अब ये इंट्रिकेट मैनर में जो अरेंज्ड है, पोडोसाइट हमारा जो सेल्स है, पोडोसाइट कैसा होता है अभी दिखा देते हैं। पोडोसाइट इज हैविंग लाइक दिस स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पोडोसाइट का, ठीक है। तो इसके बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बच गया, ओके। दिस स्पेस इज कॉल्ड स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट पोर्स, ठीक है। इसको बोल दिया हमने स्लिट पोर्स। अब ये स्लिट पोर्स क्या करता है, ऑब्वियसली इसी के थ्रू हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। इसी के थ्रू क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेशन होगा इसका मतलब वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये जो स्लिट पोर्स होते हैं ये इतने ज़्यादा ही वाइड हैं जितने ज़्यादा हम, मतलब यू कैन से, जितने ज़्यादा, जितने की WBC RBC इसमें पास नहीं हो। तो WBC और RBCs और ब्लड प्लेटलेट्स इसमें पास नहीं होते। बाकी सारे सेल्स जो होते हैं, कोई सेल्स पास नहीं होते, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज के पार्टिकल्स, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो जाते हैं स्लिट पोर्स से, दे पास डायरेक्टली थ्रू द स्लिट पोर्स, ठीक है। अच्छा, ये जब पास हो गए तो पास होके जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू पास इनटू द बोमेंस कैप्सूल। तो वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में। तो अभी हमने देखा कि बोमेंस कैप्सूल, दैट मीन्स बोमेंस कैप्सूल इज हैविंग ऑल द यूजफुल एंड ऑल द गुड मटेरियल। तो बोमेंस कैप्सूल में सारा का सारा फिल्ट्रेट आ गया, राइट। जब बोमेंस कैप्सूल में सारा का सारा फिल्ट्रेट आ गया
नाउ वी नीड टू प्रोसेस दैट, अब हमें उसे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ब्लड फिल्टर हो जाता है थ्रू दीज फाइन पोर्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि उसमें सारा प्रोटीन पास हो गया है, सारा का सारा कंटेंट पास हो गया, बट सेल्स पास नहीं हुए, तो उसको हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द ब्लड इज गेटिंग फिल्टर्ड थ्रू द फाइन पार्टिकल्स, थ्रू द फाइन पोर्स और फाइन मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो पास होता है, ठीक है। तो उसमें ताकि ब्लड का सारा कंपोनेंट पास हो जाता है, लेकिन प्रोटीन्स पास नहीं होते, कुछ कुछ अमीनो एसिड पास हो जाता है, ग्लूकोज पास हो जाता है, प्रोटीन्स ज़्यादातर पास नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये जो बहुत तेजी के साथ जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ आवर किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का बेसिस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे बेस्ड जो होता है। ओके, तो अब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे बेस्ड एक वैल्यू ले लेते हैं। क्या वैल्यू? तो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम कहेंगे 60 सेकेंड्स में, दैट मीन्स इन द 1 मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट में जितना भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके फिल्ट्रेट बनेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं कि वो क्या है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जीएफआर। तो यानी कि ग्लोमेरुलस से 1 मिनट में जो फिल्ट्रेशन होता है जितना, वो हमने बोल दिया जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस जीएफआर इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 125 ml पर मिनट, तो 125 ml पर मिनट ये वैल्यू होती है। अगर हम इसे पर मिनट में निकाला है, अगर हम इसे एक दिन का देखें, तो व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू 1 डे, इट रफली कम्स आउट टू बी 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स पर डे। तो एक दिन में इतना ब्लड किडनी फिल्टर कर सकती है, लेकिन इतना तो हमारे पास ब्लड भी नहीं होता, लेकिन ये इतना फिल्ट्रेट बना सकते हैं। दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 डे। तो अब आपको पता है कि जो यूरिन जो निकलता है वो इतना तो निकलता नहीं है ना? तो इसका मतलब बाकी क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्ब हो रहा है। सो नाउ कम्स अवर सेकंड पार्ट, यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकंड पार्ट था बेटा, दैट कम्स नाउ, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब आता है रीएब्जॉर्प्शन। इन द केस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन हम क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन में काफ़ी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जीएफआर के बारे में एक छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। क्या? एक्चुअली जीएफआर की वैल्यू है 125, राइट? लेट्स मेक इट 100। ये 100 ml पर मिनट पे आ गई है ना, पर मिनट पे ये वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? जीएफआर की वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। दैट सिंपली मीन्स जीएफआर वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड। व्हेन दिस जीएफआर वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड, तो हमारी बॉडी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, बट रादर वी वांट टू इंक्रीज द जीएफआर। हम चाहते हैं कि जीएफआर इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें क्या कराना होगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, उतना ज़्यादा जीएफआर होगा, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, सिंपल। तो हम क्या करते हैं? ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए अब या तो सिंपल सी बात है, या तो जॉगिंग वगैरह करें, है ना, एक्सरसाइज करें। बट प्रॉब्लम ये है कि किडनी इज अ ऑटोनॉमस वर्किंग ऑर्गन, वो खुद से काम करती है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में तो है ही नहीं। तो जब कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, सो जीएफआर कैन बी मेंटेन ऑन इट्स ओन। तो जीएफआर की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है। दैट सिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोला मैंने? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये किससे बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? ये क्या होता क्या है? एक्चुअली जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इज नथिंग बट व्हाट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब कि ये जो डीसीटी वाला पार्ट है, द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट कौन सा होता है? ये वाला।
तो द एफरेंट आर्टीरियोल एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो एफरेंट आर्टीरियोल है और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये एक जगह पे आके मीट करते हैं, ठीक है। व्हेन दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे जब ये मीट करते हैं तो वहां के सेल्स होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, दे परफॉर्म मॉडिफिकेशन। तो उन सेल्यूलर मॉडिफिकेशन की वजह से क्या बनता है, दिस JGA फॉर्म्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बन जाता है। अच्छा, वो सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस क्या सिक्रीट करती हैं, क्या होता है ऐसा? एक्चुअली दिस JGA is going to secrete renin. It is going to secrete renin. ये रेनिन क्या होता है? रेनिन इज बेसिकली अ हार्मोन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर। ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एनी फॉल इन द GFR can activate the JGA to make its cell secrete the renin, right, which will stimulate the GFR value, जो हमारी GFR वैल्यू को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा? क्योंकि रेनिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस करता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। क्या करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा रेगुलेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रीएब्जॉर्प्शन पे, जो सेकंड पॉइंट था। रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, हमें पता लग गया कि 180 लीटर 180 लीटर्स पर डे में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिन जो एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे। दिस इज पर डे वैल्यू, पर डे। तो यू कैन सी कि 179 लीटर्स तो रीअब्सॉर्ब हो गया, right? 179 liters is getting reabsorbed. So when 179 liter is getting reabsorbed, we say 99% is getting reabsorbed. बिल्कुल सही बात है, 99% is getting reabsorbed. So reabsorption होता कहाँ से? reabsorption होता है बेटा इस ट्यूबुलर पार्ट से, मतलब कि PCT से, लूप ऑफ हेनले से, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, ऑल दीज आर परफॉर्मिंग द रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो फिल्ट्रेट से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, फिल्ट्रेट से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक वाटर, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सो ऑल दीज आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस, हम उसको मेंटेन करके रखेंगे कि उसके कंसंट्रेशन यहाँ पे गिरनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फिल्ट्रेट आता है उसको कंसंट्रेट करते रहते हैं। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया, कंसंट्रेट मतलब उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो और फिर यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अल्टीमेटली वी मेक इट सो कंसंट्रेटेड दैट 99% ऑफ इट इज रीएब्जॉर्ब, 99% उसमें से रीएब्जॉर्ब हो ही जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिक्रीशन पार्ट, अब आ जाता है सिक्रीशन पार्ट पे, द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि दैट वी आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग, हम कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? जहां कहीं पे भी हमें लगता है कि हमने थोड़ा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक कुछ आयंस सिक्रीट कर देते हैं ताकि जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। क्या क्या सिक्रीट करते हैं? H+ आयंस, K+ आयंस, अमोनिया, कहीं कहीं वो हम फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो आयनिक और एसिड बेस की जो बैलेंस है जो बॉडी में वो मेंटेन रहे। कैसे सिक्रीट करते हैं और क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे होता है, वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द PCT। तो PCT में जो होता है रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम। उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है। जो DCT है वो भी अगेन काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन काफ़ी हद तक 90% रीअब्जॉर्प्शन जो जाता है वो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही हो जाता है। किसमें जाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, कैसे कैसे रीअब्जॉर्ब करता है और किसमें क्या क्या चीजें होती हैं, राइट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके,